हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट की, शिक्षक शिक्षा संबंधी पहलू की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे आपके पीजीटी कमीशन जो आपका एचपी में कंडक्ट होने वाला है, उसके अंदर आपका सेकंड पेपर रहने वाला है बीएड पोर्शन का, जिसके अंदर आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो उसी से रिलेटेड ही टॉपिक्स की हम कुछ एक सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पर आज हमारा टॉपिक है टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट की। शिक्षक शिक्षा से संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पहलू है या एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट टॉपिक की बात करें इसके अंदर, तो आपका फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया एंड द स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन एंड द टाइप एंड लेवल ऑफ द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने बात करनी है शिक्षक शिक्षा की अवधारणा की, कि भारत में शिक्षक शिक्षा का इतिहास कैसा था, इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, और शिक्षक शिक्षा का कितना दायरा है, और शिक्षक शिक्षा शिक्षा का जो कार्यक्रम है उनको कितने प्रकार में या कितने स्तर में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इसकी एक फ्लो चार्ट ही पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, जहाँ पर हम एंशियंट एजुकेशन सिस्टम यानी कि प्राचीन जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें प्राचीन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो भारत का जो शिक्षा का सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारा जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका रहा है, हमेशा ही पहले हमारे वेदों का रहा। उसके बाद जो यहाँ पर कईयों ने आक्रमण किया, तो उन्होंने भी क्या किया, बहुत सारे जो शिक्षा के क्षेत्र है उसमें चेंजेस लाए। फिर कुछ एक हमारे समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर जिनको हम कहते हैं, और इसके साथ साथ हमारे कुछ प्रमुख शिक्षा विदों का प्रमाण है, जैसे कि हमारे फिलोसफर्स थे, तो उनका भी कुछ एक हमारा इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर हम भारत की शिक्षा की शिक्षक शिक्षा की बात करें, तो इसको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम स्वतंत्रता से पूर्व भारत की बात कर सकते हैं, दूसरा हम स्वतंत्र भारत के बाद या और जो कि हमारा आज वर्तमान है उसकी हम बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका किस किस की रही है हमारे शिक्षक शिक्षा में, तो इसमें वैदिक पीरियड, बुद्धिज़्म, ब्रिटिशर्स, इन सब का ही क्या है, एक मेजर रोल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के शिक्षक शिक्षा के इतिहास की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व, और सेकंड हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद। अगर हम बात करें पहले ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पूर्व, तो सबसे पहले हमारी एंशियंट एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, जो कि हमारा आता है वैदिक काल, है ना। वैदिक काल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। हमने स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसा शिक्षा देते थे, बट अब हम क्या पढ़ेंगे कि शिक्षक कौन होता था ना, शिक्षक के लिए क्या क्राइटेरिया होता था कि शिक्षक कैसा होगा, है ना, कुछ क्वालिफिकेशन थी या नहीं थी, उसका कितना, उसके समाज में कितना ओहदा था, इस तरह की बात हम इसमें करेंगे। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन की सिस्टम करें, तो ये कब डेवलप हुआ था, 5वीं ईस्वी पूर्व ही क्या हुआ था, ये डेवलप हुआ था, और यहाँ पर किस तरह का सिस्टम था, फिर हम इसमें इसकी बात करेंगे। फिर है मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, हम इसकी बात करेंगे। फिर आता है हमारा ब्रिटिशर एजुकेशन सिस्टम। तो ब्रिटिशर एजुकेशन सिस्टम के बाद ही हमारी बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है, इसमें ऐड हो जाती है, जैसे कि आपका वुड डिस्पैच आ जाता है 1854 में, फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रेजोल्यूशन 1904, फिर आपका सेडलर कमीशन आता है। उसके बाद आपका और बहुत सारे और भी कमीशन आते हैं, जैसा कि आपका हर्टोग कमीशन आ गया 1929 में, फिर है वार्डक स्कीम 1937, फिर है एबॉट वुड रिपोर्ट 1937, और उसके बाद आता है आपका सर्जेंट रिपोर्ट 1944। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की, स्वतंत्र भारत के बाद की, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 आया था, फिर सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम 1952-53 आया, फिर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन 1973, एक तरह की एडवाइजरी बॉडी थी। उसके बाद आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, फिर NCTE एक्ट 1993, फिर NCF पॉलिसी 2005 एंड नेशनल नॉलेज कमेटी 2007। नेक्स्ट आपका NCFTE 2009, फिर RT एक्ट 2009। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम यानी कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री वैदिक एजुकेशन एंड पोस्ट वैदिक
पीरियड के बारे में। प्री वैदिक एजुकेशन सिस्टम पूर्व वैदिक शिक्षा एंड द पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर आता है हमारा उत्तर वैदिक शिक्षा। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री वैदिक एजुकेशन की, तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली में जो हमारा पूर्व वैदिक शिक्षा थी उसको एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। तो आर्यों के कंटेक्स्ट में अगर हम कहें तो आर्यों का क्या मानना था कि शिक्षा ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास का साधन है। और शिक्षा जो थी, शिक्षा एक तरह से स्वतंत्र थी, इसके ऊपर किसी का भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, ना किसी राजा का, ना किसी राज्यों का, ना ही किसी सरकार का। तो ये क्या थी, एकदम फ्रीली क्या थी, हमारी शिक्षा उस टाइम पर दी जाती थी। अगर हम बात करें शिक्षा कौन देता था, तो मोस्टली ब्राह्मण जो होते थे वही शिक्षा देते थे। अगर हम पूर्व वैदिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन द सोसाइटी। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान शिक्षा को दिया गया था। फिर है आर्याज व्यू, जो अभी मैंने बोला कि एजुकेशन वाज ओनली मीन्स टू एक्वायर प्रोस्पेरिटी इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड द सोशल डेवलपमेंट। यानी कि क्या है, शिक्षा ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास का साधन है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है आपका, एजुकेशन आर फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। अब क्या थी, जो एजुकेशन थी वो हर एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री थी। यहाँ पर किसी भी राजा, ना किसी राज्यों का, क्या ना ही किसी समाज का, और ना ही किसी राजनीतिक चीज़ों का इसके ऊपर कंट्रोल था। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पर एक तरह की शिक्षा दी जाती थी, और यहाँ पर डिबेट होता था, डिस्कशन होता था हर चीज़ के ऊपर। और जो इनको शिक्षा देते थे उनको क्या कहते थे, ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण कहते थे। नेक्स्ट है पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक शिक्षा। इसको ब्राह्मणिक एंड उपनिषदिक पीरियड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, ब्राह्मण बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गए थे। इससे पहले तो सिंपल एक था कि जो ब्राह्मण है वो शिक्षा देगा, बट यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर वर्ण के आधार पर शिक्षा देना शुरू कर दी थी। वर्ण का मतलब था कि अगर किसी के पापा ब्राह्मण है तो उसका पुत्र आगे जाके ब्राह्मण बनेगा, और वही आगे जाकर फिर क्या करेगा, शिक्षा देगा। तो इस तरह का सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया था, यानी कि वर्न्स कम टू बी डिटरमाइंड बाय बर्थ, यानी कि हमारे जो वर्ण जन्म के आधार पर ही शिक्षा मिलने लगी थी। अब यहाँ पर क्या हो गए थे, हमारे वर्ण जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इस तरह के जो है वर्ण बनने शुरू हो गए थे। तो ब्राह्मण का क्या काम था, ब्राह्मण शिक्षा देते थे। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर एक जो सेरेमनी होती थी ना, उसका आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर एक सेरेमनी होती थी, जिसके बाद जो बच्चे हैं वो गुरुकुल में जाते थे। तो वो कौन सी सेरेमनी होती थी, और उसको साथ ही साथ यहाँ पर एक क्या होता था, द्विजा नामक एक चीज़ होती थी, जिसको कि सेकंड बर्थ भी कहा जाता था, जब बच्चे गुरुकुल में चले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ के लिए एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया रखा गया था कि जो क्षत्रिय हो गए वो कितने साल में स्कूल, अपने जो उनका आश्रम है वहाँ जाएंगे, और जो उसके बाद हमारे क्षत्रिय हो गए है ना, वो कब जाएंगे। उसमें भी बॉयज़ गर्ल्स का अलग अलग था कि जो लड़कियां हैं वो कब जाएगी, लड़के हैं वो कब जाएंगे। इस तरह का एक सिस्टम डेवलप यहाँ पर हो गया था। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पार्ट वॉज टेकन कैरी बाय द ब्राह्मण। तो मोस्टली जो भी एजुकेशन का काम था ना, शिक्षा का काम था, वो कौन संभालने लगे थे, पूरी तरह से ब्राह्मण ही उसको संभालने लगे थे। अगर हम बात करें प्रोफेसर आर.पी. सिंह की, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि टीचिंग वॉज अ हेरिडेटरी प्रोफेशन। तो उनके अनुसार ये था कि अब कई ब्राह्मण परिवार क्या करने लगे थे कि जो शिक्षण है ना, जो शिक्षण है वो एक वंशानुगत उनका पेशा बन गया था, कि मेरे फादर भी पढ़ाते थे तो मैं भी पढ़ाऊंगा, और जो मेरा सन होगा वो भी पढ़ाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया था, एक वंशानुगत पेशा वो बन गया था। और साथ ही साथ जो ब्राह्मण था उनका स्थान क्या होने लगा था, बढ़ने लगा था, और जो शूद्रों का स्थान था वो गिरने लगेगा था, क्योंकि उनको क्या था, शिक्षा का अधिकार नहीं था ना, वो पढ़ने नहीं जाते थे। तो इस वजह से क्या हो गया था, यहाँ पर जो सोसाइटी है वो वर्ण आधार पर चलने लगी थी। अब जब शिक्षा ऐसे डेवलप हो रही थी तो उस टाइम पे क्या हो गए थे, बहुत सारे हमारे धीरे धीरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी बनने लगे थे। तो ग्रेजुअली सेवरल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन नोन, एंड उन इंस्टीट्यूशन को क्या क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था सखा, चारून, परिषद, कुल, पोत, इस तरह के नाम से उनको जाना जाता था। जैसे कि यहाँ पर शखा, चरनास, परिषद, उसके बाद कुलस हो गया, गोत्राज हो गया। तो इस तरह से क्या होने लगा था, एक तरह का जो है एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है वो डेवलप होने लगे थे, ताकि जो लर्नर की एजुकेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके। और टू कंजर्व नॉलेज दे हैव असेंबलीज, एकेडमिक्स एंड लिटरेसी और रिलीजियस गिल्ड्स सर्विंग एज अ
स्कूल ऑफ अ वैदिक लर्निंग। और ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए उनके पास अब क्या होने लगी थी, कुछ सभाएं इन्होंने बनानी शुरू कर दी थी, अकादमियाँ बनानी शुरू कर दी थी, है ना, साहित्य या धार्मिक संघ बनाने शुरू कर दिए थे, जो वैदिक शिक्षा के स्कूलों के रूप में काम करते थे। तो ये किसकी तरह काम करते थे, एक वैदिक स्कूल की तरह काम करते थे। कौन करते थे, जो सभाएं इन्होंने बनाई थी, है ना, सभाएं हो गई या अकादमीज हो गई या साहित्य या धार्मिक संघ हो गए, है ना, ये सारे किसके रूप में काम करते थे, स्कूल के रूप में काम करते थे। एंड द नो फॉर्मल और फर्दर ट्रेनिंग वॉज डिमोंड नेसेसरी फॉर देम इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द टीचर प्रोफेशन। अब क्या होता है, अगर किसी ने टीचर बनना है तो क्या है, उसके लिए बीएड, है ना, बीएड टेट इस तरह की क्वालिफिकेशन उसको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस तरह की कोई भी, ना तो कोई फॉर्मल एजुकेशन वो लेते थे और ना ही क्या होगा, उनकी कोई ट्रेनिंग होगी। तो वो कैसे टीचर बन जाते थे, एक तरह से अपनी हेरिडिटी के बेस पर, कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो क्या करेगा, टीचिंग का ही काम करेगा। तो यहाँ पर इस तरह का एक सिस्टम डेवलप हो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कुछ एम तो होता होगा ना कि एजुकेशन लेनी है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ अल्टीमेट एम्स होते हैं हमारे एजुकेशन के पीछे। तो इनके क्या एम्स थे, द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडिया वॉज नॉट नॉलेज एज preparation for life in this world or for life beyond, but for complete realization of self, for liberation of the soul from the चेन ऑफ लाइफ बोथ प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य इनके अनुसार क्या था, ना तो इस दुनिया में ना उससे परे जीवन के लिए तैयारी के रूप में ज्ञान नहीं था, मतलब इनका ये नहीं था कि हमें ज्ञान क्यों लेना है ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छे से चल सके, बल्कि इनका क्या था, इनका मेन उद्देश्य ये था कि वर्तमान एवं जो भविष्य है उन दोनों के जीवन की जंजीरों से अपनी आत्मा को मुक्त करना, ना लिबरेशन पाना, और पूर्ण जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति करना। तो ये था इनका मेन गोल। ठीक है, अगर हम स्टेटस की बात करें, टीचर के स्टेटस की बात करें, तो उस टाइम पे टीचर का स्टेटस कैसा था, द स्टेटस ऑफ टीचर वॉज अ वेरी हाई। तो कैसा था, वह ज़्यादा ही उच्च माना जाता था। टीचर वॉज रिगार्डेड एज द ब्रह्मा विष्णु महेशा। तो टीचर को कैसे माना जाता था, ब्रह्मा है ये, विष्णु है, महेश है, तो इतनी बड़ी उपाधि टीचर को उस टाइम पे दी जाती थी। टीचर ऑन देयर पार्ट ट्रू पेरेंट्स। अब टीचर भी क्या करता था, एक सच्चे माता पिता की तरह जो है बच्चों का ख्याल रखते थे, और साथ ही साथ जब भी जो भी शिक्षक होता था उसमें बहुत अच्छे गुण होने चाहिए होते थे ना उसको, क्योंकि ज्ञान का स्रोत माना जाता था ना, आध्यात्मिकता का निवास माना जाता था। तो टीचर सिलेक्ट करने से पहले टीचर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ को बच्चे देखते थे। तो ये था हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर हमने पढ़ा कि प्री वैदिक एंड उत्तर वैदिक काल की हमने बात की थी, और जहाँ पर हमने पहले देखा था कि जो ब्राह्मण होते थे वही शिक्षा देते थे, और इनके लिए कोई भी फॉर्मल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती थी। ये क्या होते थे, बाद में जब आपका उत्तर वैदिक काल आने लगा तो ये वंशानुगत चलने लगा, जो वंश के अनुसार ही क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। तो साथ ही साथ जो टीचर का स्थान था उस टाइम पे, तो उसको ब्रह्मा विष्णु और महेश के नाम से उस टाइम पे संबोधन किया जाता था। जो बड़े बड़े राजा थे वो भी क्या करते थे, टीचर का सम्मान करते थे। और जो उस टाइम पे एजुकेशन थी वो बहुत ही लिबरल थी, मतलब फ्री थी, उसके ऊपर किसी भी बाहरी चीज़ का कंट्रोल नहीं था। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा भारत में शिक्षा का इतिहास से लेके जितना भी हमने आज एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा। तो नेक्स्ट कल हम बात करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो तभी हमारे जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो गए जब हम 2-3 डिस्क्राइब करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।